हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स बहुत ही अच्छे से पूरा रिवाइज करने जा रहे हैं। तो अगर आपको चैप्टर आता है और आप बहुत जल्दी से इस चैप्टर की रिवीजन करना चाहते हो तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और स्टडी मटेरियल चाहिए तो मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। लाइट किसे बोलते हैं बच्चों? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट बोला जाता है। अगर हम लाइट का पाथ एक सिंगल लाइन से दिखाएं लाइट की डायरेक्शन में एरो लगा के तो उसे लाइट रे बोला जाता है। बहुत सारी लाइट रेस को एक साथ अगर आप लोगे तो उसे लाइट बीम बोला जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट फॉल करेगी तो वो बाउंस बैक करेगी, और वो करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें यह कहा गया है पहले लॉ में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल। और सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन सरफेस में लाई करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स हम लोग कहते हैं उन मिरर्स को जो स्फेयर का एक पार्ट होता है। जैसे एक बड़ा सा स्फेयर है जिसका इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, आउटर पेंटेड है। इसका हमने छोटा सा हिस्सा काट दिया तो ये, अगर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉनकेव मिरर बन गया, और अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इनर पेंटेड है तो ये कौन सा बन गया? कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो इसके बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लो। प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको पोल बोला जाता है। जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास होती हैं, या फिर अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो इस तरीके से डाइवर्ज करती हैं कि अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो वो फोकस पे पास होती हुई दिखाई दे। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन हो गई, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो मिरर है ये जिस बड़े स्फीयर का पार्ट है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए आप बिल्कुल इस तरीके से ले लो कि जैसे आपका मिरर है, उस मिरर को आप वाई एक्सिस मान लो और प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मान लो, और मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि पोल, उसे आप ओरिजिन मान लो। तो अब जैसे आप एक्स और वाई में साइन लेते हो वैसे यहां पर भी साइन हो गए। इस तरफ वाले डिस्टेंसेस आपको पॉजिटिव लेने हैं, इधर वाले नेगेटिव, इधर वाली हाइट पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव। वैसे साइन कन्वेंशन ये कहती है कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मानते हैं। तो मिरर से इस तरफ वाले यानी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव हो गए और इधर वाले नेगेटिव हो गए। तो वही एक्स और वाई एक्सिस वाली बात आ गई, ठीक है। फोकस एंड फोकल प्लेन। फोकस ये पॉइंट होता है, जितनी भी रेज पैरेलल आती हैं वो सारी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो फोकस से पास होती हैं, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं कि अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो वो फोकस से पास होती हुई अपीयर होती हैं। तो ये फोकस है कॉनकेव का और ये फोकस है कॉन्वेक्स का। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन होता है कि अगर कोई भी रेज जो है वो पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, आपस में पैरेलल है, तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो एक ऐसा प्लेन सरफेस में लाई करेगा जो प्लेन सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रहा है, उसे बोलते हैं फोकल प्लेन। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, जो फोकल लेंथ होती है यानी पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, और आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, उन दोनों के बीच का रिलेशन। जो फोकल लेंथ है एफ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होती है। क्यों हाफ होती है? इसका एक छोटा सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि ये एक रे हमने ली, ठीक है, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई, और एक रे हमने यहां से ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यानी कि ये रेडियस है ना। और जो रेडियस होता है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल हमारा मतलब एक तरीके से ये क्या है? नॉर्मल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये पूरा एंगल हो गया 2 थीटा, और ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ? 2 थीटा हुआ, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, ये एंगल्स छोटे इसलिए हैं क्योंकि ये जो रे है ये एक्सिस के बहुत पास है, एक्सिस के बहुत पास वाली रे को पैरा एक्सियल रे बोलते हैं, तो ये एंगल बहुत छोटा है। अगर ये एंगल छोटा है और हमें tan थीटा ले लूं, तो tan थीटा अगर मैं लूंगा तो tan थीटा छोटे एंगल्स के लिए थीटा के बराबर होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो थीटा है ये md by cd है और 2 थीटा md by fd है। अगर आप इन वैल्यूज को रखोगे तो md से md कटेगा, देन यू विल गेट cd equal to 2 fd, that is radius of curvature is twice of the focal length।
अब अगर हमको इमेजेस बनानी हो स्फेरिकल मिरर से तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, उन रूल्स को यूज करके हम इमेजेस बना सकते हैं। पहला रूल ये है कि जितनी भी रेस, जो भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि फोकस से पास होती हुई अपीयर हो। रूल नंबर 2, उल्टा कर दो, जो रे फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, और अगर कोई रे ऐसी आ रही हो जो फोकस से पास होती हुई अपीयर हो रही हो तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, जो सी से पास होगी वो अपना पूरा का पूरा पाथ रिट्रेस करेगी, क्योंकि जो सी से पास होगी वो नॉर्मल के अलोंग आएगी, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो पाथ अपना रिट्रेस करेगी। कॉन्वेक्स में अगर ये रे कुछ इस तरीके से आ रही है कि अगर हम उसको आगे बढ़ाएं तो वो सी से पास होती हुई अपीयर हो तो वो अपना पाथ पूरा रिट्रेस कर लेगी। रूल नंबर 4, अगर आपका जो रे डायग्राम है जो पीछे 3 रूल्स बताए उन रेस से भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप चौथा रूल लगा सकते हो, जिसमें कि आप पोल से एक रे को ला सकते हो, एंगल आई इक्वल टू आर बनाते हुए इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो यहां पर भी और यहां पर भी। सबसे पहली जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की हमारा रे डायग्राम के लिए वो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। कॉनकेव मिरर की बात चल रही है अभी, तो कॉनकेव मिरर के लिए जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, ये रहा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तो आपने पहली रे ये बनाई जो सी से जाती है अपना पाथ रिट्रेस करती है, और दूसरी ये वाली बनाई आखिरी में जो बताई थी, ये इस तरफ डाइवर्ज हो रही है। अगर आप इनको कन्वर्ज करके मीट करोगे तो यहां पर आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी, जो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है और मिरर के बिहाइंड है। अगर यही ऑब्जेक्ट फोकस पे होता तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती, क्योंकि रेस पैरेलल हो जाती है, और हाईली मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती। अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आएगा, इमेज जो अभी इन्फिनिटी पे थी वो वैसे वैसे इस तरफ आती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, बड़ी बनेगी, मतलब मैग्नीफाइड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सी पे आ गया, इमेज भी सी पे आ जाएगी, सेम साइज की हो जाएगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी चला गया, इमेज सी और एफ के बीच में आ जाएगी, छोटी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला गया तो इमेज फोकस पे आ जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो आप एक ही रे डायग्राम बनाओगे, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक, मिरर इक्वेशन इज 1/v + 1/u = 1/f, दैट इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। तो मिरर इक्वेशन को आपने डिराइव करना है किस तरीके से, कोई भी आप एक रे डायग्राम लो, इस रे डायग्राम में आपने 2 ऐसे पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, जिनके जो परपेंडिकुलर्स हैं वो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट हो, और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो। फिर आपने, क्योंकि आप जानते हो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो सेम होती है, तो आपने परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस इस तरीके से लिख देना है। फॉर एग्जांपल, ट्रायंगल A', B', C और ABC सिमिलर है, A', B', और ABC सिमिलर है, बिकॉज दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल सेम होने से सिमिलैरिटी हो जाती है। तो आपने लिखना है ए परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, यानी AB बाय A', B', BC बाय CB', है ना। फिर आपने एक और पेयर ढूंढ लेना है, A', B', P और ABP भी सिमिलर है, A', B', P और ABP सिमिलर है, क्योंकि I = R होगा और ये 90 है ना। फिर इसका भी आपने परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस लिख लेना है। अब क्योंकि दोनों के जो LHS होंगे वो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर यानी A', B' बाय AB होंगे, तो आपने उनके RHS को इक्वेट कर देना है। RHS को इक्वेट करने के बाद जो भी आपके डिस्टेंसेस आते हैं FB, B', P, B', C, जो भी, उन सारे डिस्टेंसेस को P से आपने ले लेना है। जैसे अगर आपका डिस्टेंस है B', तो आपने उसको लिखना है PC - PB', और फिर इन सब के प्रॉपर साइन कन्वेंशंस के साथ सिंबल्स पुट कर देने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड्स को UVR से डिवाइड कर देना है। यू विल गेट द मिरर इक्वेशन 1/v = 1 + 1/u = 1/f। ये आप देख लो, रे डायग्राम्स आपको बता दिए हैं, U, V, F, R, H0 और HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉज करके आप उसको देख लेना। तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो V/U होती है इस केस में। जो सबसे पहली वाली हमारी इक्वेशन थी पीछे, A', B', F और AB, F वाले ट्राइंगल से जो आई थी उससे हमने ये निकाल लिया। और मिरर इक्वेशन 1/v, मिरर इक्वेशन आपकी जो है वो है 1/v + 1/u = 1/f। वहां पे आपने अगर इसको u से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ u/v मिल जाएगा, वहां पे आपको u/f मिल जाएगा। तो ये आपने u/v इस तरफ रखा, 1 को उधर ले गए, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल किया तो आपको v/u मिला, और v/u होता है m, तो m की वैल्यू f/u - f भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तो उसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उसमें बेंडिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट इज c by v। c is the velocity of light in vacuum and v is the velocity of light in that medium। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो c की जगह आप लिखोगे लैम्डा इन वैक्यूम इनटू न्यू, v की जगह आप लिखोगे लैम्डा इन मीडियम इनटू न्यू। न्यू से न्यू कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम which is the absolute refractive index, that is also lambda in vacuum by lambda in medium। अगर आप ये नॉर्मल बनाओ, ये इंसिडेंट रे है, सॉरी ये एक इंटरफेस है जो मीडियम 1 मीडियम 2 को मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है। तो ये रे कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी अगर रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, तो कम स्पीड वाले मीडियम में अगर लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंटरफेस। ठीक है। अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहो, दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करना चाहो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज c1 by c2। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, उसमें जो लाइट की स्पीड है वो डिनोमिनेटर में आ रही है। और अगर दोनों मीडिया के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की टर्म्स में आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज म्यू2 by म्यू1। दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 by एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं होती, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ तो वही है जो रिफ्लेक्शन में था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा जो लॉ है इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ, जो कि ये कहता है कि अगर ये मीडियम 1 है तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 है, तो म्यू1 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में ये लाइट आई, रेयर टू डेंसर गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, डेंसर टू रेयर गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, और ये जो इसका ओरिजिनल पाथ था उस पाथ में इतना चेंज आ गया जब ये बाहर निकली। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ठीक, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। रियल एंड एपरेंट डेप्थ, अगर आप ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आई है, वो लाइट जैसे ही, ये वाटर है ना, वाटर है या ग्लास है, कोई भी डेंसर मीडियम है, तो यहाँ से जो लाइट आई वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, उसे लगेगा ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसे ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा। तो जितनी डेप्थ पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता है उसे बोलते हैं रियल डेप्थ, जितना ऊपर दिखाई देता है उस डेप्थ को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जितना शिफ्ट हुआ है उसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट होता है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो नॉर्मल शिफ्ट होता है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। लेकिन एपरेंट डेप्थ क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ ए कॉमन आ गया, तो अगर ये कोई ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है टी, तो रियल डेप्थ की जगह आप टी भी लिख सकते हो, तो नॉर्मल शिफ्ट इज टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती लाइट इंटरफेस के अलोंग चलने लगेगी। उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, लाइट अंदर आने लगेगी, और इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस बहुत ही जरूरी हैं। पहली कंडीशन ये है कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये जो डेंसर मीडियम है जिसमें क्रिटिकल एंगल बन रहा है, तो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, म्यू ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। ठीक है, प्रिज्म है अगर हमारे पास, तो आप देखो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट जाएगी, नॉर्मली फॉल करेगी, सीधी गई, यहाँ TIR हुआ, इधर आ गई, यहां से गई इधर आ गई। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज आप 90 डिग्री में बना सकते हो प्रिज्म को इस तरीके से रख के। यही यहां से TIR होगा, फिर TIR होगा, वापस आ जाएगी। तो इसी ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइड पे बन सकती है अगर इस प्रिज्म को ऐसे रखा जाए, और इसी ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरी साइड पे बन सकती है, इन्वर्टेड इमेज, अगर इस तरीके का एक प्रिज्म यूज किया जाए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आप एक ऐसा फाइबर का पाइप ले लो, ग्लास का, या जो भी मटेरियल आपने बनाया है, एक स्पेशल मटेरियल इस तरीके का बनाओ कि उसकी जो अंदर वाला जो है पार्ट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, और उसके ऊपर एक कोटिंग कर दो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से, तो
और इन मटेरियल्स को आप इस तरीके से चूज करो कि जब भी लाइट ऐसे इसमें अंदर गई, लेकिन जैसे ही वो यहां पर हिट करे वो हमेशा डेंसर टू रेयर जाएगी और हमेशा वो हिट करेगी मोर देन क्रिटिकल एंगल पे, तो उसमें टीआईआर होता रहेगा, कभी बाहर नहीं निकलेगी, हमेशा दूसरे एंड से बाहर निकलेगी। ऑप्टिकल फाइबर्स की क्या एप्लीकेशन है? पहला तो कम्युनिकेशन में यूज होता है हाई स्पीड डेटा के लिए, दूसरा एंडोस्कोपी में यूज होता है जहां पर बॉडी के अंदर कैमरा को डाल के एक कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेजेस ली जाती हैं, और तीसरा डेकोरेशन में यूज होता है इस तरीके से दिवाली वगैरह पे। अब बात करते हैं कि अगर स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस है कॉन्वेक्स शेप का, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट आया, रेयर टू डेंसर ऐसे बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, दूसरी रे ये ले ली जो बिल्कुल सीधी गई, यहां पर इमेज बनी, ठीक। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, इस मीडियम का रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो याद रखना हमारी ये जो लाइट रे है ये रेयर टू डेंसर जा रही है इस वक्त इंटरफेस पे। तो अगर हम यहां पर देखें तो आई जो है वो अल्फा प्लस गामा होगा, क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है एक ट्रायंगल में, तो आई जो है वो अल्फा प्लस गामा है, तो आई इज अल्फा प्लस गामा। और दूसरे वाले ट्रायंगल में गामा आर प्लस बीटा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है गामा आर प्लस बीटा, तो आर इज गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो tan अल्फा इज nm बाय mo, tan बीटा tan गामा, तीनों की वैल्यूज निकाल ली। और अगर ये एंगल्स छोटे हैं तो tan की जगह हम सिर्फ अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इज म्यू2 बाय म्यू1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, और क्योंकि एंगल्स छोटे हैं तो साइन आई और साइन आर की जगह भी आई और आर लिखा जा सकता है। सो फाइनली वी गॉट आई बाय आर इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये मिला, आई की जगह अल्फा प्लस गामा और इसकी जगह गामा माइनस बीटा, पीछे tan अल्फा tan बीटा tan गामा की जो वैल्यूज निकाली थी वो अल्फा बीटा और गामा की जगह हमने पुट कर दी, एनएम कैंसिल हो गया। नीचे वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो एम की बजाय हमने पी ले लिया है क्योंकि पी और एम बहुत पास पास है पॉइंट्स, और यहां पर इनके हमने सिंबल्स पुट कर दिए, और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला। अगर हमारी लाइट जाती है रेयर टू डेंसर तो म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर इक्वल टू म्यू1 बाय यू माइनस म्यू2 बाय वी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, बहुत इजी है। दोनों तरफ म्यू1 माइनस म्यू2 लिखा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका जो अल्फाबेट्स हैं दे आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर यू वी। और अगर यही लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो 1 की जगह 2 लिख देना, 2 की जगह 1 लिख देना, बस। चाहे कोई भी शेप हो, आपका जो स्फेरिकल सरफेस है कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये देखना है कि लाइट अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और लाइट अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना। अब बात करते हैं लेंसेज की। ये वाला आप देख रहे हो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक तरफ से प्लेन एक तरफ से कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है, एक तरफ से प्लेन एक तरफ से कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है, एक तरफ से कॉन्वेक्स दूसरी तरफ से कॉनकेव। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हम देखो, हम ये मानेंगे कि ये जो लेंस है ये लेंस है, इस लेंस के दो सरफेसेस हैं। पहला सरफेस जहां पर इमेज बनाएगा, दूसरा सरफेस उस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के एक फाइनल इमेज बनाएगा। तो पहले वाले सरफेस के लिए आप रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला और दूसरे वाले के लिए डेंसर टू रेयर वाला फॉर्मूला लगा दो, और पहले वाले सरफेस के लिए आप इमेज डिस्टेंस को जो भी सिंबल देते हो ये वो सेकंड वाले में आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दे दो, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे ये वाला सिंबल कट जाएगा। हमने v1 सिंबल दिया उसको, तो रेयर टू डेंसर के लिए म्यू2 बाय v1 माइनस म्यू1 बाय u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r1। दूसरे में हमने u की जगह v1 रख दिया, इन दोनों को ऐड किया, ये मिल गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बचा यहाँ पे, क्योंकि म्यू1 कॉमन लेकर इधर चला गया है ना, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन q 1 अपॉन f लिख सकते हैं, और ये आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तो आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो ये वाला है R1 सरफेस, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, तो R1 को आपने R लिया, ये सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो R1 को आपने R लिया, R2 को आपने माइनस R लिया। लेंस मेकर फॉर्मूला पुट करके आपको फोकल लेंथ ये मिलेगी। कॉनकेव के लिए R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, तो आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस अगर अपने से बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा हो तो वो डाइवर्जिंग हो जाता है, इक्वल में रखा हो तो बिल्कुल प्लेन ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करता है, अपने से छोटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा हो जैसे एयर में तो नॉर्मल कन्वर्जिंग होता है, जैसे 10th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और इसी तरीके से कॉनकेव का बिहेवियर भी अलग हो जाएगा, वो अपने से ज्यादा बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा हो तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा, सेम में रखा हो तो प्लेन ग्लास स्लैब हो जाएगा, और अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा हो तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, जैसे 10th से पढ़ते आ रहे हो।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला रूल है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। एक तो फोकस हम इस तरफ रखते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता पाएं, एक फोकस इस तरफ रहता है जो हमारा मेन फोकस है जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के लेफ्ट साइड पे होगा, तो यहां से जब लाइट आएगी तो यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां से पास होगी मेनली, है ना। उधर से तो तब पास होगी अगर इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो हम अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखते नहीं है, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो जो भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट से पास होगी जिसको फोकस बोलते हैं। और अगर कॉन्केव लेंस हो तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि अगर उसको आगे बढ़ाया जाए रे को तो वो फोकस से पास होती हुई अपीयर हो। तो जो मेन फोकस है कॉन्केव का वो इस तरफ माना जाता है, इसलिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव की फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है। रूल नंबर 2 ये है कि जो भी रे फोकस से पास होती हुई आएगी वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई रे इस तरीके से आ रही हो कॉन्केव लेंस के लिए कि अगर हम उसको बढ़ाएं तो वो फोकस से पास होती हुई दिखाई दे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 3, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला रे डायग्राम, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तो पहली रे हमने ये बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, और ये दोनों को अगर हम कन्वर्ज करेंगे तो यहां मीट करेंगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर फोकस पे हो हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इंफिनिटी पे, क्योंकि रेज हो जाती हैं पैरेलल। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ शिफ्ट होगा इमेज पास आएगी, छोटी होती जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस और F और 2F के बीच में है, इमेज बियॉन्ड 2F आ जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाई होगी। ऑब्जेक्ट 2F पे आ गया, इमेज भी 2F पे है, सेम साइज की है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F चला गया, इमेज बिटवीन F एंड 2F आ गई, छोटी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया, इमेज फोकस पे आ गई। ठीक। कॉन्केव लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो इमेज सेम साइड पे बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब अगर आपको अब लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f डिराइव करना है, तब आपको कोई भी रे डायग्राम उठाना है बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे लेंस मिरर फॉर्मूला के लिए आपको रूल्स बताए थे कि कोई भी दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आपको लेने हैं जिनका परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट हो, फिर उनके LHS AB डैश बाय AB होंगे, उसको हटा के RHS को कंपेयर करना है, सारे डिस्टेंसेस O से लेने हैं, सबकी जगह उनके सिंबल्स पुट करने हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा के UVF से डिवाइड करना होगा। आपको फाइनल थिन लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन होती है इसकी V/u, अगर हम वो फॉर्मूला लें उसको u से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, देन वी गेट मैग्निफिकेशन m V/u एज f/u प्लस f। यहां पर इसके भी सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, कब कौन सा पॉजिटिव होता है कब कौन सा नेगेटिव होता है। आपको अगर रे डायग्राम्स आते हैं तो ऑब्वियसली आप खुद ही सोच सकते हो कि कब कौन सा u v f r वगैरह में कौन सा पॉजिटिव होगा कब कौन सा नेगेटिव होगा। अगर दो लेंसेज कॉम्बिनेशन में है तो पहला वाला ऑब्जेक्ट की इमेज को जहां पर बनाएगा, दूसरा वाला उस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के एक फाइनल इमेज बनाएगा। तो अगर आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो आप पहले वाले लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लगाओ, लेंस फॉर्मूला जो भी हमने डिराइव किया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे था ना, इससे ये रे आ रही थी, है ना, तो ये यहां पे बनाता इमेज अगर ये दूसरा वाला लेंस ना होता। अब ये दूसरा वाला लेंस था तो इसने इसको और कन्वर्ज कर दिया तो फाइनल इमेज यहां बनी। तो ये हमारा u है, ये v1 है और ये फाइनल v है। तो पहले वाले में हमने v की जगह v1 डाला, दूसरे वाले केस में हमने u की जगह v1 डाला, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, v1 कैंसिल हो गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 बचा। और ये आप जानते हो अगर ये जो है ये u है पूरे कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये v है पूरे कॉम्बिनेशन के लिए इमेज डिस्टेंस, तो 1/v माइनस 1/u होगा पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यानी 1/f। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f आप जानते हो पावर होता है ना, पावर, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेस फॉलिंग ऑन इट, कि अपने ऊपर आने वाली रेस को कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा यानी कि वो कम कन्वर्ज कर रहा है, ज्यादा दूर मीट कर रही है रेस, तो उसकी पावर कम। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2 हो जाएगा।
यही फॉर्मूला आप लगाते ना, अगर एक से ज्यादा लेंसेज हो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, मैग्निफिकेशन M1 प्लस इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी, और पावर का भी फिर उसी हिसाब से सिंबल आ जाएगा, कॉन्केव की पावर नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। डिस्पर्शन, जब लाइट एक प्रिज्म से पास होगी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। स्क्रीन पे अगर आप पैटर्न देखोगे तो वायलेट नीचे मिलेगा, रेड ऊपर मिलेगा, विबग्योर ऐसे चलेगा, बिकॉज जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसमें डेविएशन सबसे कम होता है। ये अभी हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, रेयर टू डेंसर गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हुई, डेंसर टू रेयर गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडिंग हो गई। ये आई है, ये आर है, ये आई डैश है, ये आर डैश है। बुक्स में इसको I1, इसको I2, इसको R1, इसको R2 भी लिया हुआ है, इसको E भी लिया हुआ है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो इस छोटा सा एक डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। ये रे इस तरीके से आ रही थी और जब फाइनली ये लेंथ से निकली तो ये ऐसी हो गई, यानी कि इसके पाथ में इतना चेंज आ गया, है ना। तो ये वाला जो एंगल है, जितने पाथ पे ये रे डेविएट हुई है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स है। सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, ये पूरा क्रॉस बन रहा है तो ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल होगा I माइनस आर, ये वाला एंगल होगा I डैश माइनस आर डैश। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा, वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या होगा, I माइनस आर प्लस I डैश माइनस आर डैश, I प्लस I डैश माइनस आर प्लस आर डैश, I प्लस I डैश माइनस ए, क्योंकि R प्लस आर डैश जो है वो A के बराबर होगा। A जो है इस प्रिज्म का एंगल है, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि A प्लस दिस एंगल 180 है, क्योंकि इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल्स 90 है, तो इनका सम 180 है, तो इनका भी 180 होगा, प्लस R डैश और N का सम भी 180 है, तो R प्लस आर डैश A के बराबर हो गया, है ना। R प्लस आर डैश की जगह A रख दिया, तो I प्लस I डैश इक्वल टू A प्लस डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी एक इक्वेशन है जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू प्रिज्म का एंगल प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। म्यू होता है साइन I बाय साइन R, साइन को इग्नोर कर दिया I बाय R, तो I हो गया म्यू R, I डैश हो गया म्यू R डैश। तो यहाँ पे I और I डैश की वैल्यू पुट करी, म्यू कॉमन आ गया, R प्लस आर डैश की जगह भी A पुट कर दिया, तो डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A, दैट इज डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका डेल्टा कम, ठीक है। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करो तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाते हैं, आपको डेल्टा की वैल्यू सबसे कम मिलेगी। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे फिर डेल्टा बढ़ेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये वो तब होता है जब I और I डैश बराबर हो जाते हैं। I और I डैश को बराबर रखने पे इस इक्वेशन में यू विल गेट I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। डेल्टा M इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और R प्लस आर डैश की जगह दोनों R को R रखने पे यू विल गेट R इक्वल टू A बाई 2। तो साइन I बाई साइन R अगर आप लगाओगे म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R, तो आपको ये मिलेगा। इसे बोला जाता है प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक, तो पूरा रे ऑप्टिक्स अच्छे से रिवाइज हो गया है। नोट्स डाउनलोड कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वे।